Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Altaf Nazir and you are watching LRN Current Affairs series. Today we will discuss Afghan peace process. अफ़गान अमन मुआहदा क्या है? ये मुआहदा किन दो पार्टीज़ के दरमियान में हुआ? क्या इस मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान जो 40 साल जंग की हालत में है उसमें अमन हो जाएगा? अगर ये अमन हो जाता है तो उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है? लेकिन अगर अमन नहीं होता तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस किस पार्टी का होगा? एज अ CSS और PMS एस्पायरेंट आप इस क्वेश्चन को कैसे तैयार कर सकते हैं? ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब देंगे हम इस वीडियो में। अफ़गानिस्तान गुज़श्ता 4 दिहाइयों से जंग, बदअमनी और सिविल वॉर का शिकार है। इन हालात की वजह से अफ़गानिस्तान में तकरीबन 60,000 जो उनके सिक्योरिटी के पर्सनल्स हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो अफ़गान सिविलियंस हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं। इसी वजह से इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ़गान कौम जो है वो अमन की मतलाशी है। यही वजह है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से, कई सालों से दुनिया के कई ममालिक जिनमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में अमन को इंश्योर किया जाए। ये कोशिशें गुज़श्ता कई सालों से जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आता है अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 में अफ़गान तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद अफ़गानिस्तान में एक पायदार अमन के लिए कोशिशें करना और वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट कायम करना है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों और अफ़गानिस्तान में अमन हो सके। और आखिरकार 29 फरवरी 2020 को अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत होते हैं। अफ़गान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर और अमेरिका की तरफ से उनके जो नुमाइंदा खसूसी होते हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे को दुनिया के कई ममालिक देखते हैं। कई मुबसरीन का ख्याल है कि इस मुआहदे के बाद जब अमेरिकन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद बदअमनी भी फैल सकती है। हमें ये जानने के लिए कि क्या अफ़गानिस्तान में बदअमनी रुकेगी, क्या अफ़गानिस्तान में अमन आएगा, क्या अफ़गान कौम जो है उनके हालात ठीक होंगे, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन सी क़ुव्वतें हैं या कौन से एक्टर्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है। हम अगर उनको डिवाइड करें तो हम उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अफ़गानिस्तान के जो डोमेस्टिक फ्रंट है वो आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास तालिबान हैं और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं वो शामिल हैं। जो अफ़गानिस्तान का डोमेस्टिक फ्रंट है इसमें हमारे पास अफ़गान गवर्नमेंट है। काबुल के अंदर इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली अफ़गान पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। वो इक़्तिदार के लिए और अपने पॉलिटिकल स्टेक्स के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। हमने लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में देखा कि एक तरफ अब्दुल्ला प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे और दूसरी तरफ अशरफ गनी जो है वो ओथ ले रहे थे, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स को दरमियान में आना पड़ा, उन दोनों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन करवानी पड़ी और जिसके नतीजे में इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। इसके बाद अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं जिनमें उज़्बेक्स हैं, जिनमें ताजिक्स हैं, जिनमें पश्तून हैं। अब इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा रिफ्ट है। हर एथनिक ग्रुप कोशिश करता है कि उसकी शेयरिंग, पावर शेयरिंग ज़्यादा हो, उसके इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में मसले जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। हमारे पास जो दूसरा मेन एक्टर अफ़गानिस्तान के अंदर है वो तालिबान है। तालिबान गुज़श्ता 30-40 सालों से अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख कायम किए हुए हैं। ये वो मिलिटेंट ग्रुप है जिसने पहले रशिया के साथ जिन्होंने लड़ा, अब 2001 से वो वॉर ऑन टेरर चल रही है जो कि अमेरिका ने बेसिकली इन तालिबान के ख़िलाफ़ ही वो लड़ रहे हैं, चाहे वो अलकायदा की फॉर्म में थे या तालिबान की फॉर्म में हैं। ये दूसरे नंबर पर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और तीसरे नंबर पे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो फॉरेन एलिमेंट्स हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के तमाम ममालिक ने अपनी प्रेजेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में रखी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो। उन्होंने अपनी प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में क्यों रखी हुई है? क्योंकि उनके वहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। क्या इंटरेस्ट हैं इनके? पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं?
इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं, यूएस के क्या इंटरेस्ट है, चाइना के क्या इंटरेस्ट है। अब हम वन बाई वन इनके इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ममालिक जो हैं इनकी प्रेजेंस अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का नेबर है। हमारी तकरीबन 2200 किलोमीटर ड्यूरेंट लाइन की सूरत में बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के जितने भी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हमारा एक्स फाटा है, उसकी बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। इसी वजह से हमने देखा कि 2001 के बाद सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी जो है वो हमारे एक्स फाटा और KPK में देखी गई। बॉम्ब अटैक्स वहाँ पे ज़्यादा हुए, सुसाइड अटैक्स वहाँ पे ज़्यादा हुए, सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे ज़्यादा शहीद हुए, आम लोग ज़्यादा शहीद हुए। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जल्द अज जल्द अमन हो जाए ताकि पाकिस्तान भी अमन देख सके। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट, उनकी हमेशा से एक ही स्टेटमेंट रही है कि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान ये चाहता है कि अपने ऊपर यूएस का प्रेशर जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। यूएस हमेशा से ये कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया है। एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि पाकिस्तान को यूएस ने जो बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए हैं वो फजूल दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट नेटवर्क है उसको नहीं तोड़ा। पाकिस्तान इस प्रेशर को मिनिमाइज़ करना चाह रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अपना इमेज ठीक करना चाह रहा है। तो उसके लिए पाकिस्तान चाहता है कि वो अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर अपना अमन कायम, अपना रोल प्ले करे, और पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपना एक्टिव रोल प्ले किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, जब ये अफ़गान पीस के लिए साइनिंग सेरेमनी हो रही थी दोहा के अंदर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकता था अफ़गान में पीस अगर पाकिस्तान एक्टिव कोशिशें ना करता। तो उसके बाद आ जाता है इंडिया। इंडिया के वहाँ पे मेजर स्टेक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रिलेट करते हैं। नंबर 1, इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और दूसरे तमाम डैम्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड है वो तकरीबन $2 बिलियन रही है। इतनी ट्रेड बढ़ रही है उनके दरमियान। उसके बाद इंडिया ने अभी रिसेंटली कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अफ़गानिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का ऐलान किया है। इंडिया ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ को तोड़ना चाहता है। वो अफ़गान सॉइल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे अपने असर रसूख को कायम रखना चाहता है। वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी प्रॉक्सीज़ को लड़ना चाहता है। वो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए अफ़गानिस्तान को यूज़ करना चाहता है। उसके अलावा इंडिया का एक और बड़ा इंटरेस्ट वो चाइना है। इंडिया और चाइना के दरमियान हालात यूँ तो कई सालों से ख़राब हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इंडिया चाहता है कि वो चाइना को हर फोरम पे काउंटर करे, इसीलिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख कायम रखना चाहता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास चाइना है। चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। चाइना चाहता है कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आ जाता है तो उसका वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव जो है उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी रहती है, वहाँ पे खुदकुश हमले रहते हैं, वहाँ पे तालिबान जो हैं उनका असर रसूख ज़्यादा रहता है, सिक्योरिटी की बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है, तो ओबोर को मसले आ सकते हैं। उसके अलावा चाइना अफ़गानिस्तान की जो मिनरल मार्केट है उस तक एक्सेस चाहता है। तो उसके लिए चाइना जो है उसने अपनी जो प्रेजेंस है उसको अफ़गानिस्तान के अंदर रखा हुआ है और अपने असर रसूख को अफ़गानिस्तान के अंदर रखा हुआ है। और एंड पे हम देखते हैं कि यूएस बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान के अंदर। जो यूएस है उसका सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है चाइना में अफ़गानिस्तान में इस वक्त करंटली वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सेफली अपनी ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से निकाल ले। प्रेसिडेंट ट्रंप भी यही कोशिश कर रहे थे और अब प्रेसिडेंट बाइडन भी यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सेफली अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से वो निकाल लें। लेकिन जहाँ वो अपने ट्रूप्स को निकालना चाहते हैं वहाँ वो अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। चाइना जो इस वक्त यूएस और चाइना के दरमियान जिसको कोई कोल्ड वार चल रही है, इसमें यूएस चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस कायम रखे। उसके बाद यूएस अपने सबसे बड़े अलाय इंडिया को सपोर्ट करना चाह रहा है और उसके लिए भी वो चाहता है कि चाइना में अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी जो मौजूदगी है वो रहे। इसी वजह से यूएस जो है उसने अफ़गान तालिबान के साथ एक मुआहदा किया, एक अमन मुआहदा किया। ये अमन मुआहदा जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसके पॉइंट्स को देखें।
पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके शॉर्टफॉल्स कौन से हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कौन से इश्यूज़ पोस्ट विड्रॉल पीरियड में आ सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसके मेजर पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो ये था कि यूएस जो है वो अपनी ट्रूप्स को विद इन 14 मंथ्स अफ़गानिस्तान से निकाल लेगा, लेकिन वो 14 मंथ्स पूरे होने थे मई 2021 में। लेकिन रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया है कि अमेरिका अपनी ट्रूप्स को 11 सितंबर तक विड्रॉ करेगा अफ़गानिस्तान से। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि तालिबान यूएस ट्रूप्स या यूएस के जो अलाइज़ हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। थर्डली, तालिबान अलकायदा या किसी भी और टेररिस्ट ग्रुप को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा जो अफ़गान सॉइल के ऊपर यूएस या यूएस के जो अलाइज़ हैं उनके लिए कोई इशू क्रिएट करें। फोर्थ, यूएस ने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि वो गुडविल गेस्चर के तौर पे कुछ ना कुछ प्रिजनर्स को छोड़ेंगे ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों पार्टीज़ में हो सके। और उसके बाद एंड पे यूएस ने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि ये जो अमन मुआहदा हो रहा है इसके लिए यूएस जो है वो यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट करेगा कि इस अमन मुआहदे को वो एक्सेप्ट करे ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर लॉन्ग लास्टिंग अमन हो सके। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये जो अमन मुआहदे के हमने पॉइंट्स बयान किए हैं इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं जिनके बाद ये इंश्योर हो सके और ये पॉसिबिलिटी बन सके कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो सकेगा। सबसे पहले इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स को ड्यू टाइम में विड्रॉ कर लेगा, लेकिन हमने देखा कि ड्यू टाइम में अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ नहीं हो रही। उन्होंने टाइम को एक्सटेंड करके सितंबर 11 तक कर दिया है। दूसरे नंबर पे तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकेंगे। तीसरी इसके जो इम्प्लीकेशन है वो ये कि तालिबान वीमेन राइट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। वीमेन राइट को एक्सेप्ट करके वो बाकायदा एक जो सोसाइटी है उसका हिस्सा बन जाएंगे। अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए जो अमन मुआहदा अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था उसके बाद बहुत से मुबस्सरीन का ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में अमन आ जाएगा, लेकिन ऑन दी अदर साइड बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अगर उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट ना किया गया, उन सवालों के जवाबात ना दिए गए और अमेरिकन ट्रूप्स ऐसे ही उन्होंने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया और मेजर पावर जो हैं उन्होंने उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना की, तो अफ़गानिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो इश्यूज़ कौन से हैं जिनके ऊपर मुबस्सरीन चाहते हैं कि उनको सॉर्ट आउट किया जाए? सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि एक मीनिंगफुल गवर्नमेंट क्रिएट की जाए। क्या गारंटी है कि जब यूएस निकल जाएगा अफ़गानिस्तान से उसके बाद तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मिलकर एक स्टेबल मीनिंगफुल गवर्नमेंट लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कायम कर सकेंगे? सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है। दूसरा इशू, तालिबान के जो फाइटर्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ा, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ा, क्या उनको अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, अफ़गानिस्तान की जो मिलिट्री है, उनमें एडजस्ट किया जा सकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर यस, तो क्या वो आपस में एडजस्ट हो सकेंगे सही तरीके से, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 10 सालों से लड़ रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर उनको सोसाइटी में क्या रोल दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ लड़ाई सीखी है, तो उनको सोसाइटी में क्या रोल दिया जाएगा? तीसरा मेन इशू जो इस मुआहदे के तहत है वो टसल है विद इन अफ़गान गवर्नमेंट। हमने अब्दुल्ला और अशरफ गनी की टसल देखी कि वो दोनों प्रेसिडेंट बनने के उम्मीदवार हैं। क्या तालिबान जब इसमें आ जाएंगे, इस पूरे सिनेरियो में आ जाएंगे, तो उनका भी कैंडिडेट होगा? तो उस वक्त जो एक टसल स्टार्ट होगी उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? फोर्थ, हम देखते हैं कि दाइश का बहुत बड़ा ख़तरा है। दाइश इस वक्त सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। अगर दाइश इसी तरीके से अपना असर रसूख बढ़ाता रहता है, यूएस भी यहाँ से अपने ट्रूप्स को विड्रा कर लेता है, तो क्या अफ़गानिस्तान इतना कैपेबल है? क्या उसकी फोर्सेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दाइश को काउंटर कर सकेगा? ये बहुत बड़ा इशू है। अगर नहीं है उसके पास कैपेसिटी, तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान पे होगा। अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर डिवास्टेशन आएगी, एक दफ़ा फिर तबाही आएगी, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के ऊपर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का नेबर है। उसके बाद जो बड़ा इशू है वो तालिबान के लिए ये इशू होगा कि क्या वो अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे या एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेंगे। अगर नए कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिमांड करते तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा?
क्या वो एक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा? क्या वो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा? क्योंकि अफ़गानिस्तान कभी भी एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तालिबान की हमेशा से एक इस्लामी निज़ाम की डिमांड रही है, तो तालिबान कभी भी एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो डिमांड करेंगे कि एक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में यूएस क्या करेगा फिर? क्या यूएस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट हो वो बिल्कुल एक इस्लामी गवर्नमेंट हो? ये एक बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा इशू, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है थ्रेट ऑफ सिविल वॉर। अब अगर आप इन सारे इश्यूज़ का अहाता करें और रिफ्ट बढ़ती है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में मसले ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी सिचुएशन सिविल वॉर की तरफ जाएगी। क्या एक दफ़ा फिर जो 90s में जिस तरह से एक सिविल वॉर देखी थी अफ़गानिस्तान में, एक दफ़ा फिर अफ़गान जो पीपल हैं, जो लोग पिछले 30-40 सालों से पहले ही तबाह हो चुके हैं, जिनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, क्या एक दफ़ा फिर वो सिविल वॉर देखेंगे? ये वो इश्यूज़ हैं जिनको सॉर्ट आउट किए बगैर अगर अब यूएस विदड्रॉ करता है तो ये इश्यूज़ जो हैं अफ़गानिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देंगे। इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किए बगैर अमेरिका चूँकि निकल रहा है, तो ये इश्यूज़ जो हैं ये अफ़गानिस्तान के लिए ना सिर्फ बल्कि जो रीजनल पावर्स हैं, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उनके लिए भी मसले क्रिएट करेंगे। सो इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान इस जो अमन मुआहदा हुआ है इसके दरमियान, और ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर में ये जो पीस प्रोसेस है कितना ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएस कितनी जल्दी यहाँ से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करता है। अब अगर हम बाइडन की स्टेटमेंट को देखें तो बाइडन कह रहा है सितंबर 11 तक हम अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, लेकिन क्या वाकई सितंबर 11 तक यूएस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा? अगर विड्रॉ नहीं करता तो उसके बाद यूएस और अफ़गान तालिबान के दरमियान एक नई जंग शुरू हो जाएगी, और जब वो जंग शुरू होगी तो ये अमन मुआहदा जो है ये माजी का किस्सा बन जाएगा और फिर इसके ऊपर कहीं भी अमल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद एक और बड़ा फैक्टर जिसके ऊपर ये सारा अमन मुआहदा डिपेंड करता है, वो फैक्टर है काबुल गवर्नमेंट और अफ़गान तालिबान, इनके दरमियान आपस में नेगोशिएशंस। अफ़गान तालिबान और काबुल गवर्नमेंट, इनके दरमियान डायरेक्ट नेगोशिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉब्लम यह है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो जो इस वक्त काबुल में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट बैठी हुई है वो उसको लेजिटिमेट नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये अमेरिका ने बिठाए हुए हैं लोग, ये अमेरिकन्स के ही पिट्ठू हैं, सो हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर यही सिचुएशन रहती है, ये ज़िद रहती है दोनों तरफ से, ये जो ईगोइस्टिक रवैया ये रहता है, तो फिर ये पीस प्रोसेस कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद जो हम फैक्टर देखते हैं वो जो रीजनल पावर्स हैं उनका रोल है। क्या इंडिया पूरी तरह से इस पूरे पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा? जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी तरह इस पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया है, क्या इंडिया भी सपोर्ट करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इंडिया वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए वहाँ पे कोई नई प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करवा देता है जिससे बदअमनी बढ़ जाती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों को होगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, अफ़गानिस्तान के लिए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एड वो डेवलप कंट्रीज़ कितना देंगी, वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स वो कितना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज जो है वो देंगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो इकोनॉमिक पैकेज नहीं देते, सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं देते अफ़गान गवर्नमेंट को, तो फिर अफ़गानिस्तान तो ऑलरेडी जिसने पिछले 30-40 साल से जो जंग में घिरा हुआ है वो अपने ख़र्चे कहाँ से उठाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे इन्वेस्ट करेगा, एजुकेशन पे कैसे इन्वेस्ट करेगा, हेल्थ पे कैसे इन्वेस्ट करेगा? पेंडेमिक जो जिस तरह से अब पेंडेमिक चल रही, इस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन को किस तरीके से अफ़गान गवर्नमेंट हैंडल करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पूरा पीस प्रोसेस डिपेंड कर रहा है। अगर इन फैक्टर्स को सॉर्ट आउट ना किया गया, इन इश्यूज़ को बगौर जायज़ा ना लिया गया, तो ये पीस प्रोसेस जो है ये फिर माजी का किस्सा बन सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं, हमने इसके इश्यूज़ को डिस्कस किया, लेकिन अफ़गान तालिबान और जो अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। जब से ये अमन मुआहदा हुआ है कई मुबस्सरीन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो बेसिकली क्रिटिसिज्म है क्या, क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आ रहा है वो ये है कि ये डील बेसिकली अफ़गान तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान है।
ये डील अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि जबकि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ पे, वो लोगों की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो वो इसमें पार्टी क्यों नहीं है? इसमें पार्टी अफ़गान तालिबान और यूएस ही क्यों है? ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरे नंबर पर, इस अमन मुआहदे के बाद ये एक दुनिया में परसेप्शन गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान को एज ए लेजिटिमेट एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उन्होंने वाकई ही उसको एज ए लेजिटिमेट एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर क्या जवाज़ है कि वो फ्यूचर में तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे? क्या वो तालिबान के सारे बिजनेस को छोड़ देंगे? ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है जो इस मुआहदे के ऊपर है। और नेक्स्ट जो बहुत बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये कि अफ़गान तालिबान जो हैं, ये दुनिया में फ़ील हो रहा है कि अफ़गान तालिबान इस मुआहदे के बाद स्ट्रॉन्ग हुए हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने उनको जब से लेजिटिमेट एक्सेप्ट कर लिया है, उनको भी ये फ़ील हो रहा है कि अब हमें यूएस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और अफ़गान जो गवर्नमेंट है उसको साइडलाइन कर दिया गया है इस पूरे प्रोसेस में। सो हम ज़रा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, इसकी वजह से ये जो अमन मुआहदा है उसके ऊपर एक प्रॉपर जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रही। ख़ास तौर पे जो काबुल में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इसको प्रॉपर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यूएस प्रेशर की वजह से उन्होंने कुछ कैदी भी रिहा किए हैं, यूएस प्रेशर की वजह से वो कुछ नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं, लेकिन जिन इश्यूज़ को हमने अभी डिस्कस किया है, जिन फैक्टर्स को डिस्कस किया, जो क्रिटिसिज्म हमने डिस्कस किया है, इसकी वजह से बहुत से एनालिस्ट और अफ़गानिस्तान में बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पूरी डिबेट को अगर हम कंक्लूड करें तो ये चीज़ वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल ना किया जाए। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहाँ पे इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो स्टेक होल्डर है, अफ़गान तालिबान स्टेक होल्डर है। दैन जो रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान स्टेक होल्डर है बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर उसके साथ लग रहा है। सो इन स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं है तो पाकिस्तान में अमन नहीं है। पाकिस्तान ने तकरीबन 120 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो इस यूएस की वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक लॉस किया है। अगर यही सिचुएशन रहती तो पाकिस्तान को और इकोनॉमिक लॉस होगा। सो इसलिए ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक पायदार अमन के लिए कोशिश की जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों। और अगर इसी पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को के लिए ये इंश्योर किया जाए कि तमाम स्टेक होल्डर्स का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की फ़िज़ा पैदा की है, ख़ास तौर पर तालिबान और जो अफ़गानिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है उनके दरमियान। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, सीएसएस के पेपर में या पीएमएस के पेपर में, तो आप जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आप उनको उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं और उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।